नमस्कार। आज हम कल्कि की एक बहुत ही अनोखी कहानी द टाइगर किंग पर बात करेंगे। जी हाँ, ये कहानी वाकई में यादगार है। हमारे पास कहानी के मुख्य अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा की कहानी, उनका वो अजीब सा नाम टाइगर किंग, हाँ, वो नाम कैसे पड़ा? और खासकर वो भविष्यवाणी और अंत में जो विडंबना है, उसे जरा गहराई से समझे। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं लगती, इसमें और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल, कहानी का पूरा माहौल ही बड़ा नाटकीय है। महाराजा जिलानी जंग बहादुर, इतने सारे नाम थे उनके। हाँ हाँ, वो जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, पूरी लिस्ट है। पर हम उन्हें टाइगर किंग के नाम से ही जानते हैं। तो उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने एक अजीब सी घोषणा कर दी थी। क्या कहा था उन्होंने? यही कि बच्चा बड़ा होकर योद्धा बनेगा, वीरों का वीर, मगर एक दिन उसे मरना होगा। ये तो कोई भी बता सकता है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। हाँ, यही तो। और जब कारण पूछा गया तो ज्योतिषियों ने पहले तो शिशकाए, फिर बताया कि मौत का कारण बाघ होगा। अच्छा, यहीं से सारा मामला शुरू होता है। मतलब क्या कोई अपनी किस्मत को बदल सकता है? खासकर तब जब वो सिर्फ 10 दिन का बच्चा हो। और बोल पड़े? हाँ, वो चमत्कार वाली बात कि 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर ने कहा, हे बुद्धिमान पैगंबरों। और सवाल भी क्या पूछा? जो पैदा हुए हैं वे सब एक दिन मरेंगे। इसमें तुम्हारी भविष्यवाणी की क्या जरूरत? अगर तुम मौत का तरीका बता सको तो कोई बात बने। क्या तर्क था एक 10 दिन के बच्चे से ये उम्मीद करना। ये कहानी के अतिशोक्ति वाले अंदाज को दिखाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ चमत्कार नहीं है, मुझे लगता है ये लेखक का उस दौर के अंधविश्वास और राजसी घमंड पर एक तरह का पहला कटाक्ष है। कहानी शुरू में ही बता देती है कि इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। हाँ, और फिर वो राजा की घोषणा, बाघो सावधान रहो। कहते हैं ये अफवाह थी, पर शायद इसमें कुछ सच्चाई भी हो। सच हो न हो, ये उनके चरित्र की नींव जरूर रख देता है। सही कहा। अच्छा, फिर राजकुमार बड़े हुए, उनका पालन पोषण भी बड़ा दिलचस्प था। हाँ, वो बिल्कुल टिपिकल था उस जमाने के हिसाब से। अंग्रेजी गाय का दूध, अंग्रेजी नैनी, अंग्रेजी ट्यूटर। अंग्रेजी फिल्में भी, मतलब पूरी तरह अंग्रेजियत का असर। जी, जैसे बाकी रियासतों के राजकुमार होते थे, ये भी एक तरह की टिप्पणी ही लगती है ना? अपनी जड़ों से कटकर बाहरी संस्कृति को अपनाना। हाँ, लगता तो है। फिर 20 साल की उम्र में उन्हें राजपाट मिला। तब तक तो रियासत कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के अधीन थी। हाँ, अंग्रेजी हुकूमत के कंट्रोल में। और जैसे ही वो राजा बने, वो बचपन वाली भविष्यवाणी वो फिर से सामने आ गई। किसी ने याद दिला दिया होगा। हाँ, और बाघ से मरने का डर उनके मन में बैठ गया। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला, बाघों को मारने का। एक जुनून सा सवार हो गया। उन्होंने तर्क भी दिया कि आत्मरक्षा में गाय मार सकते हैं तो बाघ क्यों नहीं। और पहला बाघ मारने के बाद ज्योतिषी को बुलाया, चुनौती देने के लिए। हाँ, कि देखो मैंने मार दिया, अब बताओ। ये उनका अहंकार दिखाता है, जैसे वो किस्मत को झुठला रहे हों। और ज्योतिषी भी कम नहीं था, उसने शर्त रख दी। अरे हाँ, वो शर्त कि आप ऐसे 99 बाघ मार सकते हैं, लेकिन 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना होगा। और अगर 100वां भी मार दिया तो वो अपनी ज्योतिष की किताबें फाड़ देगा, आग लगा देगा, चोटी कटवा लेगा, बाल छोटे करा लेगा और बीमा एजेंट बन जाएगा। क्या बात है। ये शर्त कहानी में मज़ार तो लाती है, पर ये अतिशयोक्ति भी कमाल की है। पूरी कहानी में ये अंदाज बना रहता है। इसके बाद महाराजा ने जो किया वो तो सत्ता के गलत इस्तेमाल का एक उदाहरण है। बिल्कुल, राज्य में अपने अलावा किसी और के बाघ मारने पर पूरी पाबंदी। यहाँ तक कि अगर किसी ने बाघ की तरफ पत्थर भी फेंका तो उसकी सारी संपत्ति जब्त। जी, ये दिखाता है कि राजा के लिए अपनी जिद, अपना जुनून सबसे ऊपर था। राज्य, नियम, लोग शायद कुछ मायने नहीं रखता था। उन्होंने प्रण भी तो लिया था कि 100 बाघ मारे बिना किसी और काम पर ध्यान ही नहीं देंगे। हाँ, ये तो हद ही थी। मतलब राजा का काम सिर्फ शिकार करना रह गया था। हाँ, हालांकि कहानी में बताया है कि शिकार में खतरे भी थे। हाँ, कभी गोली चूक जाती थी, बाघ हमला कर देता था और महाराजा खाली हाथ भी लड़े, जीते भी। पर मूल बात तो वही है, राजा का अंधाधुंध शिकार। और फिर वो ब्रिटिश अधिकारी वाला किस्सा आया, वो एक अहम मोड़ था कहानी में। जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां सिर्फ राजा का अहंकार नहीं बल्कि उस समय की राजनीतिक सच्चाई भी दिखती है। कैसे? देखिए, एक बड़ा अंग्रेज अफसर आया। उसे बाघ मारने का और मरे बाघ के साथ फोटो खिंचाने का शौक था। अच्छा, तो महाराजा ने मना कर दिया होगा। हाँ, बिल्कुल मना कर दिया। कहा, आप सुअर का शिकार कर लो, चूहे मार लो, मच्छर मार लो,
बाघ नहीं। अरे फिर अफसर के सेक्रेटरी ने कहा कि चलो महाराजा खुद मार दें, साहब बस बंदूक पकड़ के फोटो खिंचवा लेंगे। ये तो आजकल भी होता है। पर महाराजा इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उन्हें डर था कि अगर एक को इजाजत दी तो और भी आने लगेंगे, तो फिर मामला बिगड़ गया होगा। हाँ, बिगड़ गया। बात इतनी बढ़ी कि महाराजा का राज्य छीनने का खतरा पैदा हो गया। ओहो, तो अब बाघ का जुनून राज्य पर भारी पड़ रहा था। बिल्कुल। तब महाराजा और दीवान ने मिलकर रास्ता निकाला। कलकत्ता की एक मशहूर ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी को तार भेजा। ज्वेलरी कंपनी को? क्यों? महंगी हीरे की अंगूठियों के नमूने मंगवाने के लिए। 50 अंगूठियां आईं। 50? फिर क्या किया उनका? महाराजा ने वो सारी अंगूठियां उस ब्रिटिश अफसर की पत्नी दुराईसानी को भिजवा दी। सोचा था वो 1-2 पसंद करके बाकी लौटा लेगी। लेकिन दुराईसानी ने सारी 50 अंगूठियां रख लीं और जवाब में भेजा, थैंक यू वेरी मच। अरे बाप रे, 50 की 50 रख ली? हाँ, और 2 दिन बाद ज्वेलर्स से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। 3 लाख उस जमाने में? जी, लेकिन महाराजा फिर भी खुश थे। बोले, चलो 3 लाख गए पर राज्य तो बच गया। वाह, क्या विडंबना है। अपनी प्रजा पर हुक्म चलाने वाला राजा अंग्रेजों के सामने इतना मजबूर। यही तो व्यंग्य है। एक तरफ टाइगर किंग का तमगा, दूसरी तरफ ये लाचारी। दिखाता है कि असली ताकत के सामने वो कितने खोखले थे। सही बात है। खैर, ये मुसीबत टली और शिकार फिर शुरू हुआ। हाँ, अभियान जारी रहा। 10 साल में 70 बाघ मार दिए गए। 70? लेकिन फिर एक नई मुश्किल। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ ही खत्म हो गए। खत्म हो गए? कैसे? लेखक यहाँ फिर मजाक करते हैं। पूछते हैं, क्या बाघों ने परिवार नियोजन अपना लिया, या उन्होंने हराकिरी कर ली, या शायद वो सिर्फ अंग्रेजों के हाथों मरना चाहते थे। हाँ, ये मजाक भी है और शायद उस अंधाधुंध शिकार का नतीजा भी। बिल्कुल, ये सिर्फ हास्य नहीं है, ये उस इकोलॉजी के नुकसान की तरफ भी इशारा है, जिसे कहानी बहुत हल्के अंदाज में कहती है। एक आदमी की सनक ने पूरी प्रजाति को ही मिटा दिया। बात तो गंभीर है, भले ही मजाक में कही गई हो। हाँ, तो अब 30 बाघ बाकी थे। महाराजा बेचैन हो गए। बंदूक लहराते हुए दीवान से पूछा, अब क्या करें? और फिर आया वो अनोखा आइडिया। जी, महाराजा ने फैसला किया कि वो शादी करेंगे। शादी? बाघों के लिए? हाँ, ऐसी रियासत की राजकुमारी से शादी करेंगे जहां बाघों की आबादी खूब हो। हद्दे, मतलब शादी जैसा फैसला भी बाघों की गिनती पर आधारित? यही तो दिखाता है कि वो जुनून किस हद तक हावी था। दीवान को काम सौंपा गया कि ऐसी लड़की ढूंढो। मिल गई लड़की? मिल गई, शादी भी हो गई। और फिर जब भी महाराजा ससुराल जाते 5-6 बाघ मारकर ही लौटते। इस तरह उन्होंने 99 का आंकड़ा पूरा कर लिया। जी हाँ, 99 बाघों की खालों से प्रतिबंधपुरम महल का स्वागत कक्ष सज गया। अब सिर्फ एक बाघ बचा था, 100वां बाघ। और ज्योतिषी की वो चेतावनी फिर याद आने लगी, 100वें बाघ से सावधान रहना। यहाँ कहानी में तनाव बढ़ता है। हाँ, बहुत ज्यादा। 100वां बाघ मिल ही नहीं रहा था। महाराजा की हताशा बढ़ने लगी। यहाँ तक कहा गया कि जिंदा बाघ ढूंढने से आसान बाघ का दूध ढूंढना लगता है। वो गुस्से में आ गए, कई अफसरों को नौकरी से निकाल दिया और दीवान को भी धमकी दी। हाँ, गुस्से में दीवान को हुक्म दिया कि जमीन का लगान 2 गुना कर दो। 2 गुना? क्यों? बस गुस्से में दीवान ने समझाने की कोशिश की कि लोग भड़क जाएंगे, राज्य कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथ ना चला जाए। ये कांग्रेस वाली बात दिलचस्प है, उस समय का राजनीतिक माहौल। हाँ, ये हल्का सा इशारा है कि रियासतों का दौर बदल रहा था, जन असंतोष का डर था। पर महाराजा माने? कहाँ मानने वाले थे। बोले, तो तुम इस्तीफा दे सकते हो। ओहो, तो दीवान बेचारा फंस गया। हाँ, दीवान को लगा कि अगर जल्दी ही बाघ नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी, उसकी नौकरी भी जाएगी और राज्य में भी अशांति फैलेगी। तब दीवान ने वो कदम उठाया। जी, उसे याद आया कि उसने मद्रास के पीपल्स पार्क से एक बाघ मंगवाकर अपने घर में छिपा रखा था। बहुत बूढ़ा बाघ था वो। पार्क से लाया हुआ बाघ? हाँ, तो आधी रात को दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी ने मिलकर उस बाघ को जैसे तैसे घसीटकर कार में डाला। कार में? हाँ, कार की पिछली सीट पर। फिर दीवान खुद कार चलाकर जंगल में उस जगह ले गया जहां महाराजा शिकार कर रहे थे। ये तो कमाल का सीन रहा होगा। और सुनिए, जंगल पहुंचकर बाघ कार से बाहर निकलने को ही राजी नहीं, जैसे सत्याग्रह कर रहा हो। दीवान बेचारा उसे धकेल धकेल कर थक गया। हाँ, क्या हालत हुई होगी। ये पूरी घटना ही इतनी बेतुकी है। जिस 100वें बाघ से इतना डर था, वो असल में एक बूढ़ा लाचार जानवर था जिसे शिकार की जगह तक पहुंचाना पड़ रहा था। और फिर? अगले दिन वही बूढ़ा बाघ टहलते हुए महाराजा के सामने आ गया
और ऐसे खड़ा हो गया मानो पूछ रहा हो, मालिक मेरे लिए क्या हुक्म है। और महाराजा? महाराजा ने पूरा ध्यान लगाकर निशाना साधा, गोली चलाई, बाघ वहीं ढेर हो गया। तो मार दिया 100वां बाघ? महाराजा तो खुशी से उछल पड़े, चिल्लाए, मैंने 100वां बाघ मार दिया, मेरी कसम पूरी हुई। और तुरंत बाघ को जुलूस के साथ राजधानी लाने का हुक्म देकर अपनी कार में बैठकर चले गए। जश्न मनाने? हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा, क्या हुआ फिर? महाराजा के जाने के बाद शिकारी लोग बाघ के पास गए। देखा तो बाघ मरा नहीं था, वो बस भौचक्का होकर आंखें घुमा रहा था। मरा नहीं था? गोली चूक गई? हाँ, गोली पास से निकल गई थी। वो बेचारा गोली की आवाज के सदमे से ही बेहोश हो गया था। ओहो, तो फिर शिकारियों ने क्या किया? अब शिकारी डर गए। अगर महाराजा को पता चला कि उनका निशाना चूक गया तो उनकी नौकरी जाएगी। हाँ, ये डर तो था ही। तो उनमें से एक शिकारी ने पास जाके करीब 1 फुट की दूरी से अपनी बंदूक से बाघ को मार दिया। अच्छा, तो असली शिकारी वो दरबारी थे? जी। फिर राजा के हुक्म के मुताबिक मरे हुए बाघ को शहर में जुलूस में ले जाया गया, दफनाया गया और उस पर एक मकबरा भी बना दिया गया। वाह, मतलब सब कुछ झूठ पर टिका था। राजा का निशाना, 100वां शिकार, सब कुछ। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सत्ता के आसपास डर और चापलूसी का कैसा जाल होता है। सच्चाई को दबा दिया जाता है सिर्फ राजा के अहंकार को बचाने के लिए। बहुत खूब। लेकिन कहानी का अंत तो अभी बाकी है। हाँ, असली विडंबना तो अब आनी थी। क्या हुआ? कुछ समय बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन आया। अब तक महाराजा का सारा ध्यान तो बाघों पर था, बेटे के लिए वक्त ही नहीं था। तो इस बार उन्होंने सोचा कि बेटे को कोई खास तोहफा देंगे। वो प्रतिबंधपुरम के बाजार गए, दुकानें ढूंढी, पर कुछ पसंद नहीं आया। फिर आखिर में एक खिलौने की दुकान पर उन्हें एक लकड़ी का बाग दिखा। उन्हें लगा ये एकदम सही तोहफा है। लकड़ी का बाग? हाँ, खिलौना 2 आने और ₹1.25 का ही था, लेकिन दुकानदार डर गया, इमरजेंसी के नियम वगैरह का सोचकर। डर क्यों गया? शायद उसे लगा कम कीमत बताएगा तो राजा नाराज ना हो जाए। उसने कीमत बताई ₹300। बोला, महाराज ये कारीगरी का नायाब नमूना है, ₹300 तो बहुत कम है। 300 रुपए लकड़ी के खिलौने के? जी। महाराजा ने कहा, बहुत अच्छा, ये युवराज के जन्मदिन पर तुम्हारी तरफ से भेंट समझो, और खिलौना ले लिया। और फिर महल में महाराजा और राजकुमार उस लकड़ी के बाग से खेलने लगे। वो बाग किसी अनाड़ी बढ़ई ने बनाया था। उसकी सतह खुरदरी थी और लकड़ी की छोटी छोटी फांसें कांटों की तरह निकली हुई थीं। अच्छा। खेलते खेलते उन्हीं में से एक फांस महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गई। बस एक छोटी सी फांस? हाँ, बहुत मामूली सी। उन्होंने उसे बाएं हाथ से निकाला और फिर बेटे के साथ खेलने लगे, ध्यान भी नहीं दिया ज्यादा। लेकिन अगले दिन महाराजा के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण फैल गया। उस छोटी सी फांस से? हाँ, 4 दिनों में वो घाव बढ़ गया, पीप पड़ गई और पूरी बांह में संक्रमण फैल गया। अरे! मद्रास से 3 बड़े सर्जन बुलाए गए। उन्होंने सलाह मशवरा किया और ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन हुआ। तीनों सर्जन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और घोषणा की, क्या? ऑपरेशन कामयाब रहा, महाराजा मर चुके हैं। क्या? ऑपरेशन कामयाब और महाराजा मर गए? जी हाँ, यही कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब 100वें बाघ ने आखिर अपना बदला ले ही लिया। बिल्कुल। जिस बाघ से बचने के लिए 99 असली बाघ मारे, उसी 100वें बाघ ने लकड़ी के रूप में टाइगर किंग की जान ले ली। अविश्वसनीय। क्या अंत है कहानी का। हाँ, तो अगर हम पूरी कहानी को देखें, ये सिर्फ एक राजा की सनक या भविष्यवाणी के सच होने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सत्ता का नशा, उसका अहंकार, मूर्खता और प्रकृति के साथ जो हम क्रूरता करते हैं, उस पर एक गहरा व्यंग्य है। कल्कि ने नाटकीय विडंबना और अतिशयोक्ति का जिस तरह इस्तेमाल किया है, वो कमाल का है। हाँ, वो दरबारियों का डर और चापलूसी, ब्रिटिश अफसर वाला किस्सा, दीवान की वो हरकतें और आखिर में ये लकड़ी के बाग से मौत, ये सब मिलकर कहानी को कई परतें देते हैं। ये इंसानी स्वभाव पर, डर पर और सत्ता कैसे इंसान को भ्रष्ट कर सकती है, इस पर भी एक टिप्पणी है। ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या उस वक्त के राजा महाराजा सच में इतने ताकतवर थे, या वो भी हालात के आगे, जैसे ब्रिटिश हुकूमत के आगे, मजबूर थे। हाँ, ये विरोधाभास भी दिखता है, अपनी प्रजा पर जुल्म और बाहरी ताकत के सामने झुक जाना। और वो पर्यावरण वाला पहलू भी है। भले ही कहानी सीधे सीधे ना कहे, पर यह साफ है कि एक आदमी के जुनून ने
कैसे पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर दिया। जी, ये आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है जब हम पर्यावरण बचाने की बात करते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए एक सवाल मन में आता है। क्या ये माना जाए कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी आखिर सच हो ही गई? क्योंकि मौत तो बाघ से ही हुई, भले ही लकड़ी के बाघ से। हाँ हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। या फिर ये सब बस घटनाओं का एक अजीब विडंबना से भरा संयोग था? किस्मत और इंसान की अपनी मर्जी, या कहें कि जिद, इनके बीच का ये टकराव, इस पर सोचना कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। सही कहा, ये सोचने वाली बात है।